अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ओके। आई एम अदील अफजई और हमने स्टार्ट किया है फिज़िक्स क्लास 10th और इसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जिसका यूनिट नंबर है यूनिट नंबर 10 और नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो नेम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के बीच में हम दो टाइप के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम सिंपली बोलेंगे SHM और दूसरा हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है ये है 10.1 इंट्रोडक्शन टू SHM। देखिए SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन और यहाँ पर आपको समझ आ रही होगी कि ये भी आपके पास एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे और ऐसा चैप्टर जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं ये रिलेट करता है मैकेनिक्स की फील्ड से। क्लियर हो गया? तो ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स भी आप बोल सकते हैं इसको। तो इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है स्टूडेंट्स। तो वाइब्रेटरी मोशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वाइब्रेटरी मोशन स्टूडेंट्स आपके पास ऐसी मोशन होती है जिसमें एक बॉडी, लेट सपोज आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक बॉडी है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। तो एक बॉडी जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जब खड़ी होती है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ओ, ओरिजिनल पोजीशन, या आप इसको बोल सकते हैं मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं, मीन पोजीशन। आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं। और एक बॉडी अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पर खड़ी होती है स्टूडेंट्स, उसको हम एक और नाम देते हैं स्टेबल पोजीशन, क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये अपनी स्टेबल पोजीशन पर आने की कोशिश करती हैं। अगर एक बॉडी अनस्टेबल पोजीशन में तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रह सकती और अपने आप को वो स्टेबल पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए, इसको मैंने डिफरेंट नाम दे दिए, लेकिन आप आगे जब जाएंगे तो इसको आप सिर्फ मीन पोजीशन के नाम से ही डिनोट करेंगे। ये आपके पास ओ पोजीशन है, मतलब ओरिजिनल पोजीशन, और ये आपके पास मास है। अब वाइब्रेटरी मोशन ऐसी मोशन है कि जो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करती है। क्लियर हो गया? तो आप इसकी डेफिनेशन डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखें, ऐसी मोशन जो अपने पॉइंट से आगे जाती है, लेट सपोज ये बॉडी यहाँ तक आई और फिर ये अपनी बैकवर्ड पोजीशन पर भी आ जाए, और इसी पॉइंट के इर्द गिर्द, इसी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ये बॉडी अगर अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। तो इस लिहाज से हम इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बोलेंगे टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन का भी इसको नाम दे सकते हैं, या एक और नाम दे सकते हैं लेफ्ट और राइट मोशन, या फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन, जो भी इसको नाम देना चाहते हैं। लेकिन इसमें बॉडी क्या करी, अपनी मीन पोजीशन से एक फॉरवर्ड पॉइंट पर जाती है और एक बैकवर्ड पॉइंट पर जाती है। तो आप अगर नोट करें, जो लास्ट पॉइंट होता है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजिशन। एक ये एक्सट्रीम पोजीशन होगी और दूसरी आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन ये होगी। ई डॉट पी का मतलब क्या है? एक्सट्रीम पोजीशन। और यहाँ पर जो मीन पोजीशन इसको हम शॉर्टली में क्या लिखेंगे? एम डॉट पी। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन में ही एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन स्टूडेंट्स। तो पीरियोडिक मोशन आपके पास टाइप है किस चीज़ की? वाइब्रेटरी मोशन की। इसमें भी बॉडी क्या करती है? अपनी मीन पोजीशन के, लेट सपोज ये आपके पास एक बॉडी है, तो ये भी अपने मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ही अपनी बॉडी अपनी मोशन को क्या करती है? कंटिन्यू रखती है। लेकिन इसकी जो लेफ्ट और राइट मोशन होती है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ही अपने आप को कवर अप करती है। लेट सपोज अगर एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन से, तो आप नोट करें ये वाला पॉइंट इसका क्या है? मीन पोजीशन। और ये अगर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना चाहती है तो लेट सपोज इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितने सेकंड ले लिए? 10 सेकंड ले लिए। तो ये जब वापस आएगी तो कितने टाइम में आएगी? 10 सेकंड में ही वापस आएगी। और इसी मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक जब ये जाएगी तो तब भी कितना टाइम लेगी? 10 सेकंड। और जब यहाँ से मीन पोजीशन पर वापस आएगी तब भी कितना टाइम लेगी? 10 सेकंड। तब आपको समझ आ गया कि एक बॉडी अपने मीन से एक्सट्रीम पॉइंट पर जाने में और वापस आने में इक्वल टाइम ले रही है और अपनी इसी मोशन को एक खास पीरियड ऑफ टाइम के साथ रिपीट करती जा रही, रिपीटेड मोशन है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अच्छा जी। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि आपके पास जो वाइब्रेटरी मोशन है, हर एक वाइब्रेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन नहीं होती, लेकिन हर एक पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक भी होती है और वाइब्रेटरी भी होती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है टॉपिक, मेन टॉपिक आपके पास जो है जिसको हम शॉर्टली बोलेंगे SHM, या आप इसको एक और नाम दे सकते हैं ऑसिलेटरी मोशन।
अच्छा स्टूडेंट्स, ऑसिलेटरी मोशन आपके पास एक ऐसी मोशन है जिसमें एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन करती है और अपनी जो उस मोशन की डायरेक्शन वो हमेशा मीन पोजीशन की ही तरफ होती है। अब स्टूडेंट्स, आप ऑसिलेटरी मोशन की अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो आपके पास ऐसी मोशन, द टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी मूव अबाउट इट्स मीन पोजीशन, इसमें एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी मोशन को कंटिन्यू रखती है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड मीन पोजीशन। तो अब आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को अगर गौर करें तो यहाँ पर इसमें मैंने यही बताया कि एक बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को कंटिन्यू रखती है और इसकी जो हमेशा डायरेक्शन होती है वो फाइनली डायरेक्शन क्या होती है, टूवर्ड मीन पोजीशन। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये जो बॉडी थी इसकी फाइनली डायरेक्शन क्या थी, टूवर्ड मीन पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो ऐसी बॉडी या ऐसी मोशन जो अपनी मोशन को अपने मीन पॉइंट के इर्द गिर्द रिपीट करती जाए और इसकी हमेशा डायरेक्शन किस तरफ हो, टुवर्ड द मीन पॉइंट, तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन या सिंपल हार्मोनिक मोशन आप बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो बॉडी मोशन करेगी वो क्या करेगी, अपने मेन पॉइंट के इर्द गिर्द मोशन करेगी। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि जो बॉडी ऑसिलेट करेगी या मूव करेगी, बॉडी ऑसिलेट हम लिख लेते हैं, या मूव करेगी, बॉडी ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पॉइंट। ये जो बॉडी है अपने ही मीन पॉइंट के इर्द गिर्द क्या करेगी, मूव करेगी, मीन से एक्सट्रीम पर जाएगी, फिर मीन पर और फिर एक्सट्रीम पर और दोबारा से मीन पर। अब इसी तरीके से आपके पास का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, आपको भी पता है कि जब भी एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो उस पर मोशन होती है। अब ये जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, ये जितनी ज़्यादा फोर्स आप एक बॉडी के ऊपर लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन भी आती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप फोर्स लगा रहे हैं, जो अप्लाइड फोर्स है, इस फोर्स का मतलब कौन सा, अप्लाइड फोर्स जो आप लगा रहे हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टूडेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंक्रीज इन लेंथ। जितनी आप फोर्स ज़्यादा लगाएंगे उतनी ही इसमें एक्सटेंशन भी ज़्यादा आएगी। इंक्रीज इन लेंथ को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे स्टूडेंट। अब इस कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर हो गया। लेकिन हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी आपस में डायरेक्ट रिलेशन में है। तो हम इस तरह बोल सकेंगे एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि ये जो मोशन हो रही है, ये जो एक्सेलरेशन है या ये जो फोर्स है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगी, मीन पॉइंट की तरफ। क्यों? क्योंकि बॉडीज जितनी भी है वो अपने आखिरी मीन पॉइंट पर आने की ही कोशिश करती है। उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपने मोस्ट स्टेबल पॉइंट पर आएँ। तो इसका जो मोस्ट स्टेबल पॉइंट है वो कौन सा था स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा स्टेबल पॉइंट, इसकी मीन पोजिशन इसका स्टेबल पॉइंट है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड मीन पॉइंट। इसकी जो डायरेक्शन हो हमेशा मीन पॉइंट की ही तरफ होगी। अगर इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि आपके पास जो एक्सेलरेशन है स्टूडेंट्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट की। ये एक्स आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इंक्रीज इन लेंथ को आप क्या बोलते हैं, ये जो एक्स आपके पास है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपके पास जो 9th क्लास वाला डिस्प्लेसमेंट था ये वो वाला नहीं है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये आपके पास उसकी एक्सटेंशन है। इसको आप क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। इसके डिफरेंट नेम्स आप यूज़ कर सकते हैं। इंक्रीज इन लेंथ भी आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये तो सही है कि जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्सटेंशन भी आएगी। लेकिन हम यहाँ पर एक माइनस साइन पुट करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये बॉडी कौन सी मोशन करती है, SHM करती है। और इस बॉडी की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ है, टुवर्ड द मीन पोजीशन। और स्टूडेंट्स यही वो कंडीशन है, यही वो फाइनल कंडीशन है जिसके बिहाफ पर हम ये बोलेंगे कि ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ओबे करती है या नहीं करती। इस कंडीशन का हम नाम क्या रख रहे हैं, ए कंडीशन के। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x कि मतलब जितनी ज़्यादा आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सटेंशन होगी और इसकी डायरेक्शन हमेशा किस तरफ को होगी,
टुवर्ड मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन आपको क्या शो करता है स्टूडेंट्स? ये नेगेटिव साइन आपको शो करता है कि इसकी डायरेक्शन आपके पास किस तरफ है? डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पॉइंट या मीन पोजीशन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक तो हमारे पास था 10.1 जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन कर दिया। इसी एतबार से स्टूडेंट्स आपके पास डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो SHM को ओबे करती हैं, लेकिन इसमें से आपकी बुक में जो कंडीशंस ली गई हैं, जो चीज़ें ली गई हैं, जो एग्जांपल्स ली गई हैं, वो जस्ट 3 हैं। जिसमें से फर्स्ट आपके पास जो एग्जांपल वो है मास अटैच टू स्प्रिंग, फिर दूसरी आपके पास है बॉल एंड द बाउल, और थर्ड वन एग्जांपल आपके पास है सिंपल पेंडुलम। तो इसी टॉपिक के 10.1 के बीच में ही आप इस टॉपिक को कवर अप करेंगे।